Hello friends and welcome again to the second part of heterosis. This is Vanshika Tyagi and today I'll be teaching you about the rest of the topic of heterosis which include genetic basis of heterosis and lastly fixation of heterosis. So let's get started with the genetic basis of heterosis where I'll be telling you what are the causes of heterosis. क्यों कुछ केसेस में हाइब्रिड अपने पेरेंट्स से सुपीरियर होता है, तो उसके हम जेनेटिकली कॉसेज या बेसिस देखेंगे. एंड टू एक्सप्लेन दिस देयर आर मेनली 3 थ्योरीज गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इज डोमिनेंस हाइपोथेसिस. It was proposed by Davenport in 1908 and later it was expanded by Bruce in 1910 and Pello and Cabell in the same year only, 1910, independently. Alright, so in this hypothesis it tells that every dominant allele has some favorable effect while its recessive counterpart, its recessive allele, has some unfavorable effect. So according to this hypothesis, heterosis results due to accumulation of many dominant alleles or genes in F1 hybrid contributed by both parents. इससे हम क्या समझते हैं? इसमें ये हाइपोथेसिस ये बताता है कि हमारा F1 में हेटेरोसिस का जो कॉज है मेनली वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे F1 हाइब्रिड में बहुत सारी डोमिनेंट जीन जो कि पेरेंट्स से अलग अलग डोमिनेंट जीन आके एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती हैं. तो क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि उसमें डोमिनेंट जीन का हम इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग फेवरेबल इफेक्ट होता है और रिसेसिव का अनफेवरेबल इफेक्ट होता है. तो जब डोमिनेंट जीन बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है उसमें F1 हाइब्रिड में, तो वो अपना फेवरेबल इफेक्ट शो करती है, एक्यूमुलेटेड इफेक्ट दिखता है. ठीक है, तो इसीलिए F1 हाइब्रिड अपने दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर होता है. सो हेटेरोसिस रिजल्ट्स ड्यू टू masking, so underline it, masking of harmful effects of recessive gene by favorable effects of dominant genes in F1 hybrid. Alright, तो इससे ये और क्लियर करती है कि इसमें हेटेरोसिस का जो कोज होता है वो ये होता है कि आपके जो रिसेसिव जीन है जो उसका डिलीटोरियस या फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं जो पेरेंट्स में प्रेजेंट रहते हैं वो मास्क या फिर छुप जाते हैं आपके फेवरेबल इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट जीन F1 हाइब्रिड में. ठीक है, तो होपफुली यू अंडरस्टैंड इट. ओके, वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल. लेट्स सी. Let's take a parent with the genotypic expression with here you can see these AA and BB allele are in dominant homozygous state while CC and DD alleles are or genes are in homozygous recessive state. Alright, and the second parent B will have this condition where
AA and BB allele are in homozygous recessive condition, while its counterpart CC and DD are in homozygous dominant condition. So when we cross these two A and B, हम जब इनका क्रॉस कराते हैं तो हमारी जो प्रोजेनी आती है अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन लॉ विच इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, हमें क्या मिलता है प्रोजेनी, जो उसकी जीनोटिपिक एक्सप्रेशन होगी वो किस कैसे मिलेगी हमें, विल गेट दिस। ऑलराइट, सो ये हमारा F1 हाइब्रिड है। अब अगर आप जानते होंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस को, तो उसमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि अगर कोई एलील है जिसके डोमिनेंट कोई जीन है इसमें डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील अगर साथ में हैं, तो उसका जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आएगा तो वो डोमिनेंट एलील वाला आता है, राइट। तो इसमें F1 हाइब्रिड में फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, इसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इक्वल होगा इसके। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों पेरेंट्स अलग अलग डोमिनेंट जीन में डिफ़र करते थे, लेकिन जब हमने उनका क्रॉस कराया तो उन दोनों के डोमिनेंट इफ़ेक्ट्स, डोमिनेंट एलील के इफ़ेक्ट्स यहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में यहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉज हेटेरोसिस का अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस हाइपोथेसिस। होप यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। नाउ we'll see features of this hypothesis to understand it more clearly. These are very simple. First one is, as I told you before, every allele, every gene has a dominant gene which is a dominant gene or allele which is superior to recessive gene. And second one is both parents differ for डोमिनेंट जीन्स। एक कन्फ्यूज़न हो गया आपको यहाँ पे मतलब मैं भी ये दो वर्ड इंटरचेंजेबली यूज़ कर रही हूँ विच इज़ जीन और एलील। तो आपको पता होगा जीन, एक जीन का मतलब होता है कोई भी कोई भी कैरेक्टर जो गवर्न कर रही है, मान लो वही टॉल हाइट, ठीक है, ये कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये इस पूरी इसको हम आप जीन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो है ये एलील हैं, विच ये डोमिनेंट एलील है और ये रिसेसिव एलील है, ठीक है। तो डोमिनेंस हाइपोथेसिस में दोनों मैंने यहाँ पे सेकेंड फीचर में इसके बताया कि बोथ पेरेंट डिफर फॉर डोमिनेंट जीन। तो अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग पेरेंट्स में अलग अलग उसकी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट रहती है या फिर वो जीन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। लेकिन सेम कैरेक्टर के लिए अगर दोनों पेरेंट्स में सेम कैरेक्टर के लिए अलग अलग वो डोमिनेंट जीन या उसकी जीन की एलील प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज हेटेरोसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of dominant genes contributed by both parents। तो इसमें क्लियरली आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन्स आपके F1 हाइब्रिड में प्रेजेंट होंगे, जो कि दो पेरेंट्स से वो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, दोनों पेरेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, जितने ज़्यादा वो डोमिनेंट जीन होंगे हमारे F1 हाइब्रिड में, उतने ज़्यादा वो हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर शो करेगा,
ठीक है. एंड द लास्ट वन इज सेम एज आई टोल्ड यू बिफोर, deleterious effects of recessive gene are masked or hidden by favorable effects of dominant genes in F1 hybrid which show hybrid vigor. Alright, so these are all the features of dominance hypothesis. Now there are some objections to this hypothesis. There are mainly two objections. First one is failure to isolate inbreds as vigorous as hybrids. So basically this tells that we fail to isolate inbreds. You know about inbreds, continuous self pollination. तो उससे हमारी एक होमोजाइगस लाइन हमें मिल जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इनब्रेड्स. तो हमें सेम हाइब्रिड विगर का या फिर सेम विगर का हम इनब्रेड आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इसका रीज़न है ड्यू टू लिंकेज बिटवीन रिसेसिव एंड डोमिनेंट जीन्स. क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमें लिंकेज देखने को मिलता है रिसेसिव और डोमिनेंट जीन्स में. तो इस वजह से हम इनब्रेड्स का मैंने आपको बताया कि ये होमोजाइगस पॉपुलेशन होती है, होमोजाइगस और होमोजीनस, मतलब कि इट्स कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन अमोंग अ पेरेंट. तो वो हमें एक प्योर लाइन मिल जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड इनब्रेड. तो इनब्रेड में क्या होगा कि आपकी या तो ये ही जीनोटिपिक एक्सप्रेशन या तो ये ही होगा या तो ये ही होगा, ठीक है. लेकिन डोमिनेंस हाइपोथेसिस में हमें क्या बताया कि ये भी अगर हो सकता है तो भी हमें वो हाइब्रिड विगर देखने को मिलेगा क्योंकि वो मास्क कर रहा है. लेकिन इनब्रेड में होमोजाइगस कंडीशन ही होनी चाहिए. तो इसी वजह से हम ये सेम विगर का इनब्रेड नहीं आइसोलेट कर पाते, क्योंकि रिसेसिव और डोमिनेंट जीन में ये लिंकेज देखने को मिलता है. मतलब ये साथ में बहुत एक क्रोमोसोम में क्लोज स्पेसिंग में प्रेजेंट रहती है, तो इसको हम अलग नहीं कर पाते हैं. तो इस वजह से हमें इनब्रेड सेम विगोसिटी का नहीं मिलता है, ठीक है. एंड सेकेंड वन इज symmetrical distribution in F2 generation. So as you all know, according to the law of first law of Mendel, which is law of dominance, हमें F2 जनरेशन में ये रेशियो देखने को मिलता है, ठीक है. लेकिन हमने ये नोटिस करा है कि हमें F2 जनरेशन में स्पेशल इन केस ऑफ यील्ड, हम इसी कैरेक्टर को लेके हम बेसिकली हेटेरोसिस का पूरा चलते हैं, क्योंकि हमें क्रॉप में हमारी एग्रीकल्चर में यही मेन चीज़ होती है कि हमें यील्ड ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है. तो दिस इज़ द मेन कंडीशन जिसकी वजह से हमें हेटेरोसिस ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है. तो हम यील्ड के केस में हम F2 जनरेशन में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ना कि ये रेशो. क्यों? क्योंकि ये हमारी इसका रीज़न क्या है इस ऑब्जेक्शन का, कि हमारी यील्ड गवर्न होती है पॉलीजीन से, गवर्न बाय पॉलीजीन्स, ठीक है. तो इस वजह से हमें वो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है F2 जनरेशन में, ठीक है. तो होप यू गेट द व्यू ऑफ दिस क्लियरली.